हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू रैंक मंत्रा। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो डेवलपमेंट चैप्टर है, इसका ये सेकंड नंबर लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने पूरा चर्चा किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या होता है। देन हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एक हाउस होल्ड कैसे मिलके पूरे सिस्टम को यानी इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करते हैं, रन करते हैं। देन हम लोग डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस कहानी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यानी कि व्हाट इज डेवलपमेंट। अगर हम बेसिक एक लैंग्वेज में बात करें, देखिए एनसीईआरटी के अगर आप बुक के थ्रू जाइएगा तो डेवलपमेंट का कोई एक्चुअल डिफिनीशन उसमें नहीं है, ठीक है। और डेवलपमेंट का एक्चुअल डिफिनीशन एक्चुअली में नहीं होता है कोई। तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे एक सिंपल मेथड से डिफिनीशन हम इसको लेके आते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट अगर आप देखें तो सिंपली क्या हो सकता है कि डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, या फिर किसी भी सोसाइटी का या फिर किसी भी कम्युनिटी का, कुछ भी बोल लीजिए, अगर उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को या फिर हम उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर पाते हैं यानी कि इम्प्रूव कर पाते हैं, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट, ठीक है। अब लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक लिटरेसी हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ईटीसी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए कि अगर कोई पूछे कि डेवलपमेंट की डेफिनीशन क्या है, तो डेवलपमेंट का सिंपल डेफिनीशन है भाई साहब कि अगर किसी भी व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसके लिविंग स्टैंडर्ड में हम क्या करें, इंप्रूवमेंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और हम लोगों के दो जो इकोनॉमिस्ट हैं, भगवती साहब और हमारे अमर्त्य सेन जो है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या मॉडल चलता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे एक साथ चलाया जाए, कि दोनों का अलग अलग है क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा आपको इस लेक्चर में ही बताएं, आप लोग ऐसे पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ बेसिकली क्या मेजर करता है कि क्वांटिटी को मेजर करता है कि किसी कंट्री का कितना परसेंट जीडीपी बढ़ा, कितना परसेंट घटा, ठीक है, कितना परसेंट उसका ग्रोथ हुआ। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक क्वालिटी है कि आपके लाइफ की, देखिए आप डिफिनेशन में यहाँ देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना आपका इंप्रूव करता है, ठीक है, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना बेहतर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री का लिटरेसी रेट कैसा है, उस कंट्री में हेल्थ का स्टेटस कैसा है, लोग जो जीते हैं, इन्फेंट का जो मृत्यु दर है वो कैसा है, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, एजुकेशन कैसा है, ये सब चीजें क्या है हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को बताता है। और इसी से बेसिकली हमारा क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो हर आदमी का अपना अपना क्या है, डेवलपमेंट गोल है। डिफरेंट पीपुल है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अब हम हैं तो हमारा कुछ गोल अलग होगा। अब कोई सामने वाला कोई और व्यक्ति होगा तो उसका अपने लाइफ का क्या है, गोल अलग है, यानी कि उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है, कुछ और है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है, एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी क्या हो, वही डेवलपमेंट हो। यानी कि हर व्यक्ति के लिए या फिर हर सोसाइटी के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कंट्री कंट्री के लिए अपना अपना बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट का गोल है, ठीक है। हर आदमी का एक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका अगर मान लीजिए डेवलपमेंट रोटी कपड़ा मकान है, तो अंबानी साहब का भी जो डेवलपमेंट है रोटी कपड़ा मकान है, उनका डेवलपमेंट बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। तो उनका बात ही नहीं है, उनको जो डेवलपमेंट है वो आपकी डेवलपमेंट से काफी क्या है, अलग है। यानी कि उनका गोल जो है आपके गोल से बहुत अलग है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल। अगेन कि डेवलपमेंट गोल जो है वो वेरी करता है लोगों के हिसाब से, ठीक है। हर व्यक्ति टू व्यक्ति क्या करेगा, ये पीपल टू पीपल वेरी करेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट जो है एक सिंगल गोल नहीं है, डेवलपमेंट इज नॉट ए सिंगल गोल, इट्स मिक्स गोल, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट क्या है, एक सिंगल गोल नहीं है, मिक्स गोल है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि किसी के लिए डेवलपमेंट फ्रीडम हो सकता है, ठीक है, आपको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, एनसीईआरटी में बहुत प्यारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी का डेवलपमेंट क्या है, फ्रीडम हो सकता है। किसी का डेवलपमेंट है कि इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं उसका लोगों के प्रति जो ट्रीटमेंट है वो सबके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। किसी का सिक्योरिटी, आप इसको जॉब सिक्योरिटी बोल सकते हैं या फिर अपनी कंट्री की सिक्योरिटी बोल सकते हैं, हर तरह से, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी और एक प्योर इन्वायरमेंट, ठीक है,
वो। तो ये सब क्या है, एक मिक्स गोल है, दिस इज नॉट ए सिंगल गोल। तो अगर हम और थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर हम इनकम्स और अदर गोल को देखें, ठीक है, यानी कि अगर हम इस इनकम के बारे में डिस्कस करें, तो देखो पीपल जो है प्रीफर करते हैं अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। आप अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बेसिकली इनकम जनरेट करते हैं, यानी कि उसके लिए क्या करते हैं, अर्न करते हैं क्या, इनकम। और कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं मटेरियल थिंग, ठीक है, जैसे कि मनी। आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, तो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगा सर, मनी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बट कुछ पीपल वैसे भी होते हैं, वो नॉन मटेरियल थिंग भी चाहते हैं। नॉन मटेरियल थिंग का मतलब क्या है, कि जैसे होता है ना कि काम में आपका फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो कुछ कंपनियां यहाँ पे क्या है कि आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि अच्छा जॉब सिक्योरिटी तो दे सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए वो सैलरी लेस देता है। ठीक, जैसे यहाँ पे समझाने की कोशिश ये की गई है कि मान लो कि एक कंपनी है जो कि लेस सैलरी दे रहा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक है। और एक कंपनी है जो कि सैलरी हाई दे रहा है आपका, लेकिन जॉब सिक्योरिटी क्या है, लो है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, कम है, ठीक है। यानी कि आपको पता नहीं है कि आज आप जॉब पे हैं तो कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर उसका पेमेंट काफी क्या है, कॉस्ट हाई है। तो अब देखो, अब ये गोल है। अब मान लो किसी का, कंपनी ने तो प्रोवाइड किया, मान लो कि एक बालक है, ठीक है, अगर इसके सर पे थोड़ा बाल भी है, अगर मान लीजिए कि एक बालक का जो बेसिकली गोल है कि हम तो भैया सैलरी अच्छा चाहिए, भले हमको जॉब सिक्योरिटी मिले या फिर ना मिले। और एक वाला का गोल क्या है कि आपका थोड़ा सा सैलरी भले मेरा कम हो, लेकिन मेरी जॉब सिक्योरिटी जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, काम करने की पूरी तरह से क्या होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या है, दो लोगों का अलग अलग गोल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम, ठीक है। अपने इनकम के बेसिस पे भी लोगों का क्या है, अलग अलग गोल है। किसी को सिक्योरिटी पसंद है तो लेस सैलरी भी पसंद है, ठीक है। आपको जॉब सिक्योरिटी है तो सैलरी लेस है, किसी का जॉब सिक्योरिटी मान लो कम है लेकिन सैलरी क्या है, हाई है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना क्या हो सकता है, गोल हो सकता है, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि क्या गोल का क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ये एक इनकम के बेसिस पे है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करें कि अब डेवलपमेंट तो हो गया, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो डेवलपमेंट हम क्या समझे हैं कि डेवलपमेंट क्या है कि आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका क्या करे, सुधरता है, लिविंग स्टैंडर्ड अगर मेरा अच्छा होता है, तो हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल का क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट आपका कभी भी क्वांटिटी में नहीं होता है, क्वालिटी में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी अगर किसी भी चीज के अंदर हम लाते हैं, दैट मीन्स की ग्रोथ, ठीक है, नॉट डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, उसका जीडीपी लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो उसके जो इंडिविजुअल पर्सन है कंट्री के अंदर, उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। हो सकता है कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हो और दूसरे व्यक्ति का डेवलपमेंट ना हो रहा हो, क्योंकि जो अब मान लो कि जितना जो डेवलपमेंट मेरे लिए होगा, अंबानी साहब के लिए तो सेम नहीं है, ठीक है। उनका डेवलपमेंट का गोल काफी अलग है हमारे डेवलपमेंट के गोल से, ठीक है। तो उनकी जो, अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर उनका ग्रोथ हो रहा है, मान लो कि उनके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि हम जो है, मेरे जैसा जो व्यक्ति है उसका भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उनके ग्रोथ के हिसाब से कि उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। यानी कि किसी भी नेशन की वो एबिलिटी जो अपने सिटीजन के, ठीक है, यानी कि अपने बाउंड्री के अंदर जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके अगर इम्प्रूवमेंट कर सके उनके लिविंग में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये जब होगा उसके साथ साथ इसका ग्रोथ भी होगा, तो क्वांटिटी और क्वालिटी अगर दोनों बढ़ता है तो वो कंट्री और तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए सिटीजन डिपेंड्स अपॉन, किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए कि हमको चेक करना हो, ठीक है, क्या चेक करना है कि किसी कंट्री में जो सिटीजन है, जो लोग रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप किया है कि डेवलप नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लिटरेसी,
उसका कंट्री का लिटरेसी रेट कैसा है, उस कंट्री का हेल्थ केयर कैसा है, ठीक है, यानी कि जो भी सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है उस सर्विस की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो टर्म है जिसपे हम ज़्यादा डिराइव करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए, अब किसी कंट्री को किसी स्टेट को कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो अभी आपको बताया गया क्राइटेरिया क्या। आप उस कंट्री का सबसे पहले पर कैपिटा इनकम देखिएगा, उस कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखिएगा, उस कंट्री का लिटरेसी रेट देखिएगा, हेल्थ केयर देखिएगा, और भी उसका एजुकेशन देखिएगा, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड है आप उसको देख के आप क्या कर सकते हैं, किसी कंट्री को या फिर किसी स्टेट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम समझे तो कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट आर ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम। हम समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे। नेक्स्ट, कंपेरिजन कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। याद रखिएगा, कंट्री के नेशनल इनकम के बेसिस पे हम डेवलपमेंट को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं सर, ये जरा हमको बताइए आप। तो इसलिए नहीं देख सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि जो नेशनल इनकम है, अभी हमने अंबानी साहब का और एक मेरे जैसे व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो अंबानी साहब का जो इनकम है वो कंट्री के नेशनल इनकम में भी जोड़ रहा है और मेरा भी जुड़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जो मेरा इनकम जुड़ रहा है, ऐसे तो अंबानी साहब का अगर कंट्री के अंदर नेशनल इनकम जुड़ेगा तो कंट्री का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पर क्या मेरा इनकम ज्यादा हो रहा है, क्या हम अपने नेशनल में, नेशनल के जो इनकम है उसमें 0.01% भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम के बेसिस पे हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अंबानी साहब के रिस्पेक्ट में तो मेरा सैलरी जो होगा वो 0.001% भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हम अपने नेशनल इनकम में अपने कंट्री का जो पूरा इनकम है उसमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, ठीक है। तो वो ना के बराबर कंट्रीब्यूट कर पाए हैं, तो उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा डेवलपमेंट जो है, हर इंडिविजुअल का जो सिटीजन है कंट्री के अंदर जो रह रहा है व्यक्ति, उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं आगे। per capita income of a country shows the standard of living of a citizen of that particular country। per capita income ही है जो कहानी, इसको हम लोग समझेंगे, जिससे कि हम बता सकते हैं किसी कंट्री का कितना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसके सिटीजन का कितना चेंज हुआ है, ठीक है। देखो, कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा, ठीक है, हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन विथ लेस पर कैपिटा इनकम। यानी जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, एज ए कंपेरिजन टू लेस पर कैपिटा इनकम। यानी जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है उसके कंपैरिजन में ज्यादा वाला जिसका पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ ए पीपुल ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। तो हम कब से पर कैपिटा चिल्ला रहे हैं, तो पर कैपिटा होता क्या है, ये किसी एक व्यक्ति का, लोग का पार्टिकुलर इनकम होता है एक साल में, एवरेज इनकम, ठीक है। एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है, एवरेज, इस पूरे पॉपुलेशन का, जितना इंडिया का पॉपुलेशन है उसका एक एवरेज व्यक्ति जो है एक साल में वो कितना कमाता है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी कि आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि हम यूएसए और इंडिया को कंपेयर करेंगे, ठीक, यूएसए का जो व्यक्ति होगा उसका एवरेज इनकम आप जानते हैं कि इसका जो एवरेज इनकम है वो हमारे इंडिया के एवरेज इनकम से क्या है, एक साल में ज्यादा है। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि यूएसए का जो पर कैपिटा इनकम है लोगों का एक साल में, दैट इज ग्रेटर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन ए पर्टिकुलर ईयर, उस ईयर में, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि यूएसए इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया। यूएसए जो है वो इंडिया से क्या है, ज्यादा डेवलप्ड है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, कि एक एवरेज इनकम है ऑफ ए पीपुल ऑफ ए कंट्री इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में कोई व्यक्ति, मतलब लोग जो है वो कितना एवरेज इनकम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है ना, इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पर कैपिटा इनकम हम निकालते कैसे हैं, तो पर कैपिटा इनकम सिंपल, कि जितना कंट्री का इनकम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। यानी कि जितना पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री टू द टोटल
पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब जैसे मान लो कि हमारे यहाँ 130-135 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है ना, 125 से ऊपर हो चुका है। और मान लो कि हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, कंट्री का जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल के मान लो 100 है, और यहाँ पे पॉपुलेशन मान लेते हैं कि 20 है, ये एग्जाम्पल के लिए। और इससे कोई, ये काल्पनिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके भावनाओं में ज़्यादा नहीं जाइएगा आप लोग। तो 20/5 यानी कि ये कितना हो गया, 5। अगर यही मान लो कि किसी कंट्री को हम कंपेयर करें कि मान लो उसका इनकम 100 रुपया ही है, ठीक है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन 10 है। तो एक पॉपुलेशन भी जो है एक फैक्टर है आपका पर कैपिटा इनकम निकालने का, ठीक है। पॉपुलेशन भी क्या है, एक अपना फैक्टर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मेरा नेशनल इनकम जितना ज़्यादा होगा और लोगों की पॉपुलेशन जितना कम होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि उस कंट्री के पार्टिकुलर लोगों का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बेहतर होगा। पार्टिकुलर लोगों का डेवलपमेंट, यहाँ से क्या बात हो रही है कि आदमी के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अपने लाइफ की, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आसानी से क्या हो पा रहा है, फुलफिल हो पा रहा है। वो आदमी अपने आगे के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर पा रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पा रहा है। अब जिसका अपना बेसिक रिक्वायरमेंट ही नहीं फुलफिल होगा, मान लीजिए, तो व्यक्ति अपने आगे का फ्यूचर क्या सोच पाएगा, ठीक है। वो रोटी कपड़ा मकान में ही उलझ के रह जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सबसे पहला हमारा क्या है देखने के लिए, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, तो पर कैपिटा इनकम हमारा बेसिस है। निकालते कैसे हैं अपन, तो नेशनल इनकम बटा में टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब आते हैं जरा पब्लिक फैसिलिटी पे, ये भी एक फैक्टर है, पब्लिक फैसिलिटी कि कोई गवर्नमेंट जो है वो कैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्टेट में, अपने कंट्री में, ये भी एक फैक्टर है वहां के ग्रोथ का, ठीक है। अब मान लीजिए कि फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज ए पब्लिक फैसिलिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप हेल्थ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अभी देख रहे हैं ना, कोरोना का जो पेंडेमिक है उसमें हेल्थ सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है, ठीक है। और वो आज गवर्नमेंट, जो भी सेक्टर है गवर्नमेंट ही है, अगर उसका हेल्थ सिस्टम जो भी है वही हमको क्या कर रहा है फिलहाल इस पेंडेमिक में सपोर्ट कर रहा है, ठीक। तो ये भी एक क्या रखता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, मैंने रखता है कि ये जितना बेहतर होगा, ठीक है, किसी हार्श टाइम में ये हमको उतना ही ज्यादा क्या करेगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। यानी कि उसके मिडिल क्लास इनकम वाले जो भी फैमिली है उसको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ठीक। तो ये सब चीजें भी हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज भी एक ऐसी फैसिलिटी है जो बताता है किसी कंट्री में उसके इंडिविजुअल का, या फिर किसी स्टेट में उसके इंडिविजुअल सिटीजन्स का, जो भी लोग उसमें रहते हैं, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, एज वी नो दैट, ठीक है, पुराना एग्जांपल है, फैक्ट फिगर समय के साथ क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। पर आपको अपने एग्जाम के लिए पुराना फैक्ट फिगर पे ही क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो एज वी नो दैट पंजाब हैज मोर इनकम देन द एवरेज इनकम पर्सन ऑन इन केरला, यानी कि पंजाब के लोगों का जो इनकम है, ठीक है, वो ज्यादा है एज ए कंपेरिजन टू क्या, केरला, ठीक है। बट पंजाब, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच प्रोवाइडेड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द स्टेट। लेकिन केरला का जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चों का जो मरने का दर है, यानी इन्फेंट का, नवजात का जो मरने का दर है, ठीक है, वो डेथ करने की जो दर है वो काफी क्या है, कम है एज ए कंपेरिजन टू पंजाब, ठीक है। पंजाब के पास पैसा है, इनकम है, लेकिन फिर भी एज ए कंपेरिजन टू केरला उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ज्यादा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का कम है, यानी कि बच्चों का जो मृत्यु दर है, नवजात का जो मृत्यु दर है वो कम है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो स्टेट है उसका जो हेल्थ सिस्टम है केरला का, वो काफी अच्छा क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस अपने स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास इनकम है तो भी आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी कि जो स्टेट की एक होती है ना, स्टेट का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कैसे बेहतर हम कर सकते हैं, कैसे अपने नवजात को बचा सकते हैं, अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है, आप कैसे काम करते हैं, ठीक है, काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक समझाया गया है कि वी नीड
पब्लिक फैसिलिटी, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट हमको एक अच्छा पब्लिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे, ठीक है, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए अगर हमका बेसिक रिक्वायरमेंट मान लो हमारा फुलफिल हो रहा है आसानी से, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी हमको हेल्थ अच्छा मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाइएगा गवर्नमेंट में तो वो पैसा जनरली जो होता है वो क्या लगता है, कम लगता है एज ए कंपेरिजन टू प्राइवेट, ठीक है। तो इसीलिए वी नीड better public facility because we are not able to buy a pollution free environment, groundwater, non renewable source of energy with the help of money। आपके पास इनकम कितना भी हो लेकिन एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ग्राउंड वाटर होता है ना, समय के साथ हमारा ग्राउंड वाटर भी क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ग्राउंड वाटर, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हमारा कोल हो गया, ठीक है, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि एक बार खत्म हो जाएगा तो इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे इसको क्या करने में, बनने में, ठीक है। तो ये सब आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि जो गवर्नमेंट हमको पब्लिक फैसिलिटी दे रहा है वो इसको क्या करे, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, और इसको सही तरीके से क्या करे, हैंडल करे। अब यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, एक टर्म क्या है अपना कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, और एक हम आपसे बात की है कि लिटरेसी भी बहुत डिपेंड करता है कि जितना आपका एजुकेशन सेक्टर आपके स्टेट का अच्छा होगा, ठीक है, स्टेट का एजुकेशन जितना अच्छा होगा वहाँ डेवलपमेंट उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। देखिए माना हुआ बात है, केरला को भी आप देख सकते हैं, अगर हम अपने नॉर्थ और साउथ को ही कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए केरला का जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफ़ी बेहतर है और वहाँ पे हेल्थ सिस्टम भी बेहतर है, ठीक है, एजुकेशन बेहतर है तो वहाँ के लोगों का जो इनकम भी है वो हमसे क्या है, अच्छा है, यानी कि जनरली वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी बेहतर कर पाए हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या है कि जितना डेथ रजिस्टर होता है एक ईयर में, और उसमें जितना नंबर ऑफ बच्चा जो है, जो बच्चा जो है वो जन्म लेता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1000 से। 1000 बेसिकली ये एक्सप्रेस करने का एक रेट है, ठीक है ना, रेट पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है, यानी कि 1000 जब बच्चा जिंदा रहता है उसके बेसिस पे ये निकाला जाता है कि एक साल में जितना बच्चा डेथ कर रहा है डिवाइडेड बाई एक साल में जितना बच्चा उसी साल में सेम ईयर में जितना बच्चा जन्म ले रहा है इंटू 1000। इससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चलता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हमको पता चलता है कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो कितना बेहतर है, उस स्टेट का, उस कंट्री का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कितना बेहतर है, ठीक है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जितना मेरा IMR जितना कम होगा, यानी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो होगा वो उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा, और IMR किसी स्टेट का, किसी कंट्री का जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। अब लिटरेसी रेट ये भी एक फैक्टर है जो कि आपको बताता है कि किसी कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। पहला फैक्टर हम लोग देखें क्या, पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। देन हम लोग हेल्थ पे आए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी पब्लिक फैसिलिटी, और इसी में आपका क्या है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट बेसिकली क्या मेजर करता है कि कितने लिटरेट हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी 7 साल या फिर 7 साल के ऊपर किसी स्टेट में, किसी कंट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट पर्सन कितने हैं, ठीक है। नॉलेज कितना है क्या है वो अलग मैटर है, पढ़े लिखे लोग जनरली, ठीक है, वो कितने हैं, ठीक, जो कम से कम किताबी ज्ञान भी लिए हुए हैं, ठीक है, डिग्रीधारी मतलब आप बोल सकते हैं जनरल टर्म में। तो 7 से और 7 साल के ऊपर वाले एज ग्रुप में, तो किसी स्टेट का आप बोल सकते हैं कि जितना लिटरेसी रेट अच्छा होगा वहाँ का एजुकेशन सेक्टर उतना अच्छा होगा, यानी कि वहाँ की पब्लिक फैसिलिटी जो है उतना बेहतर होगी। और जब पब्लिक फैसिलिटी बेहतर होगा आपका तो आपका डेवलपमेंट भी क्या होगा, बेहतरीन तरीके से, यानी कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका धीरे धीरे क्या होगा, सुधरते जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो इन सबको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है ना, चलो मान लो कि अब हम एक एक करके तो निकालेंगे नहीं, पर कैपिटा इनकम क्या हो कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे नहीं, पर कैपिटा इनकम हम किसी कंट्री का कैसे लेंगे, फिर उसका पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी कैसे देखेंगे, ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। तो उसके लिए हमारे यहाँ एक टूल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं HDI इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ये बेसिकली एक टूल है जो कि मेजर करता है कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट को इन इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, उसके सोशल और इकोनॉमिकल
दोनों डायमेंशन को, ठीक है। सोशल का मतलब क्या है, आपके यहाँ की पब्लिक फैसिलिटी कैसी है। इकोनॉमिक डायमेंशन अपना क्या है, तो बोले तो आपका पर कैपिटा इनकम, अपने लोगों का एवरेज इनकम कितना है, कैसा है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बोल सकते हैं आप। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कंट्री का जो जीडीपी है, ठीक है, अभी हम लोग जीडीपी के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, वो कैसा है, ठीक। तो इसका अगर हम डेफिनेशन बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट स्टैटिक, ये बेसिकली एक डाटा है जो कि बताता है कि कंट्री का लाइफ या फिर स्टेट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वहाँ का एजुकेशन और वहाँ का पर कैपिटा इनकम का इंडिकेटर कैसा है, जो कि रैंक करता है कंट्री को, ठीक है, 4 टियर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, कि उस कंट्री में जो मानव का विकास हुआ है वो कितना बेहतर हुआ है, ये इसको बेसिकली क्या करता है, ये मेजर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन को अपना मेजर करता है। सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या आएगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप बोल सकते हैं आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, ठीक है, यानी कि हमारा जो पब्लिक फैसिलिटी हो गया, ये दोनों पब्लिक फैसिलिटी में आएगा, और पर कैपिटा इनकम। अब देखो, द डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, वही है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का कितना हुआ है, और किसी ह्यूमन का, कंट्री छोड़िए, वो ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है ना, वो कितना है, उससे हम पता कर लेते हैं। और कैसे निकालते हैं, तो ये तीन टर्म को हम बेसिकली जनरली इसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि आप बोल सकते हैं IMR शॉर्ट में, ठीक है। एवरेज एजुकेशन लेवल, एडल्ट लिटरेसी रेट, या फिर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम ही हम उसको बोलेंगे, ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखिए, ये एक तरह का एजेंडा है जिससे कि हम लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ए 5 पॉइंट एजेंडा, 5 एजेंडा है। अगर हम इस पे काम कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ह्यूमन का डेवलपमेंट अपने कंट्री के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंट्री के अंदर बोल सकते हैं, या फिर अगर पूरे वर्ल्ड को हम देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला अगर हम देखें तो वर्क टुवर्ड्स रिफॉर्म इन द ग्लोबल सिस्टम, जो भी हमारा ग्लोबल सिस्टम है, जैसे मान लो WHO है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, जो भी हमारा ग्लोबल सिस्टम है उसमें हमको रिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है, यानी कि उसमें एक चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। चेंज कैसा लाएंगे हम, ताकि वो लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट को सोच सके, चाहे वो कंट्री कितना भी गरीब हो, चाहे वो कंट्री कितना भी अमीर हो, एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही सिर्फ ना काम करे, पूरा ग्लोबल एजेंडा होना चाहिए, हमारा पूरा सिस्टम मिलके क्या कर सके, काम कर सके। दूसरा, इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अदर ग्लोबल एग्रीमेंट्स, जितना भी अभी हम आगे पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, वो गोल किसने दिया है, तो यूनाइटेड नेशंस ने हमको बेसिकली गोल दिया है। उस गोल को हमको इम्प्लीमेंट करना होगा पूरे, सिर्फ एक पार्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ग्लोबल एग्रीमेंट्स हमने जितना भी किया है, चाहे वो क्लाइमेट का हो, ठीक है, चाहे इन्वायरमेंट का कोई भी इशू हो, कुछ भी, तो उन सब पे हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोज द जेंडर गैप, आपको जो जेंडर गैप है यानी कि मेल फीमेल के रेशियो को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और सबको इक्वल अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, यानी इक्वली हर कोई भागीदारी ले सके हमारे कंट्री के अंदर, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है परस्यू ए रेंज ऑफ अवेलेबल पॉलिसी ऑप्शन विथ कोहेरेंस, ठीक है। आपको अपने जो पॉलिसी जो भी आप बनाते हैं उसके दायरे को आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक पार्टिकुलर जगह के लिए, एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए आप एक पॉलिसी बनाए, जब पॉलिसी हम बनाए तो एक लेवल पे बनाए, ग्लोबल लेवल पे बनाए पॉलिसी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि वैसे व्यक्ति का, ठीक है, चयन करें, वैसे व्यक्ति को पहचाने जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिसिट है, चाहे वो व्यक्ति को पहचाने, चाहे वो कम्युनिटी को पहचाने, या फिर आप उस कंट्री को पहचाने और उसको मैप करें कि वो कहाँ है, और उस पर काम करें पूरा वर्ल्ड, ठीक है ना, एक कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की एक ग्लोबल एजेंडा है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप देखो क्या है ना, कि गांधी जी भी कहते हैं कि अगर एक कंट्री में अगर कहीं पे भी पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, यानी कहीं पे भी अगर पॉवर्टी है तो वो हर जगह के लिए क्या है, थ्रेट है। तो आपको कहीं पे भी इस पॉवर्टी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
मैपिंग करना पड़ेगा और उसमें पूरे एक ग्लोबल लेवल पे हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब भी डेवलपमेंट होना चाहिए अगर पूरे वर्ल्ड का होता है तो हमारे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करेगा। लेकिन अगर आप एक अपने कंट्री का, एक पर्टिकुलर कंट्री का ही सिर्फ विकास करते हैं तो गरीबी कहीं पर भी है उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। गांधी जी का कोट भी आप लोग याद रख सकते हैं कि पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए तो देखो हमारे यहाँ एसडीआई का रैंकिंग भी निकलता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, पर देखिए 2017 और 2018 इंडिया जो है वो 130 रैंक पे था। फिर हमारा एक रैंक सुधार हुआ, यानी कि अभी हम बहुत पीछे हैं। आप अगर कंट्री के मामलों में देखें तो हम अभी कहाँ हैं? अभी बहुत पीछे हैं। आप अगर रसिया को देखें, हमारा जो मित्र है, ठीक है, तो ये 49 पे है और ये 18 में 49 पे ही बना रहा, ठीक है। चाइना हमसे काफी आगे है, हम 130 129 पे है। चाइना जो है 86 और इसमें एक ग्रोथ हुआ है 85, ठीक है। अब श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका हमसे काफी बेहतर है, किस पर, अपने डेवलपमेंट में। बेसिकली क्या है ना कि वहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है वो ठीक है और वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कम है, उसके वजह से बेसिकली नेशनल इनकम जो है वो ठीक ठाक है और पर कैपिटा इनकम जो पॉपुलेशन है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके काफ़ी कम है, सॉरी, तो उसके हिसाब से उसका जो ग्रोथ है ना वो दिखता है, ठीक है ना, इस डाटा में। तो आप बोल सकते हैं 76 और 2018 में 71। नेपाल काफ़ी पीछे है, भूटान अभी हमसे ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक है, जो कि इतना छोटा कंट्री, ठीक है, जिसके हम लोग आप बोल सकते हैं कि बड़े भाई हैं, ठीक है। तो भूटान और नेपाल, बड़े भाई तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी को बड़ा छोटा नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो भूटान और नेपाल, बांग्लादेश है, मालदीव हमसे बेहतर स्थिति में है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आप पाकिस्तान तो खैर मतलब ठीक है, इनकी बातें नहीं, ये बहुत पीछे हैं हमसे। पर हमको अभी अभी अपने कंट्री पे क्या करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर रैंक 1 2 जानिएगा तो वो जनरली क्या होता है, जो बाल्टिक कंट्री होते हैं यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब कंट्री जो है ना ये काफ़ी अच्छा रैंकिंग पे हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जनरली रहती है, क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा तो फीमेल का जो रेशियो है वो काफ़ी, जो जेंडर गैप जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है, जेंडर गैप है ही नहीं, आप बोल सकते हैं। कहीं कहीं तो फीमेल का रेशियो ज़्यादा है मेल से। तो वो सब डेवलपमेंट का एक मेन क्या है, मूल मंत्र है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, और ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई साहब? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे नीड्स को, प्रेजेंट जो हमारा नीड्स है, ठीक है, उसको फुलफिल करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सके, उसको बचा के रखे ताकि हम फ्यूचर जनरेशन में भी उसका क्या कर सकें, अपने जरूरत के हिसाब से उसको काम में ले सकें, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में अपने सोसाइटी को सस्टेन कर पाए, ठीक है, और उसका डेवलपमेंट करा पाए, अभी के रिक्वायरमेंट को तो फुलफिल करें ही और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट को भी हम क्या करें, फुलफिल कर पाए। उस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, वाई वी नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप बोल सकते हैं कि वाई, क्यों हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों हम लॉन्ग टर्म गोल देखें। तो देखो हो क्या रहा है, अगर आप इस डायग्राम से समझते हैं, सबसे पहला क्या है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अभी के जनरेशन की अगर हम बात करें, अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्स को, यानी कि अपने जरूरत से ज्यादा हम उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, यानी कि बहुत तेजी से हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे ये हो क्या रहा है, तो आज तक में अगर आप बात करें प्रेजेंट सिनेरियो के लिए, तो 1 मिलियन स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, यानी कि विलुप्त हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है, 1 मिलियन। और ये देखो जो भी इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी रह रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, वो हर कोई क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, इस सोसाइटी को, इस इन्वायरमेंट को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कराने के लिए। तो अगर 1 मिलियन स्पेसीज एक्सटेंड कर गया है तो ये हमारे लिए आने वाले समय में क्या है, खतरे की घंटी है, ठीक है ना, यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसीलिए हमको जरूरत है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इसमें एक और एग्जांपल है कि द डिक्लाइन ऑफ मोर देन 60% ऑफ मैरीन फिशरीज, यानी कि जो पानी में जो मतलब जो फिशेज हैं वो मैरीन के अंदर 60% क्या कर चुकी हैं, पूरे वर्ल्ड में
60% खत्म हो चुकी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, 60% हम अभी तक 2021 बोल सकते हैं, उससे पहले ही आप बोल सकते हैं कि हमने 60% एक्वेटिक फिश को, मतलब मैरीन फिशरीज को हम क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या है, इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हमको रोकने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, अपने रिसोर्स की जो है वो कमी। ठीक है ना, और वो कमी हम देख सकते हैं कैसे, तो देखिए हम लोग 2/3, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी वाटर स्कैर्स, यानी कि वाटर स्ट्रेस में हो जाएगा कब, 2025 में, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी। पूरा वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो हिस्सा है उसमें पानी की कमी होगी 2025 तक। यानी कि हमने अपने ग्राउंड वाटर को बहुत तेजी से क्या किया है, उसको यूटिलाइज किया है। ठीक है, और उससे क्या हो गया कि रिसोर्स में कमी आ गया है। ठीक है, जिसके कारण हमको 2025 तक ये स्ट्रेस देखना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर स्ट्रेस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये देखो, ये सिर्फ हमारे डेवलपमेंट पे ही नहीं, ये कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट का भी कारण बन सकता है। ठीक है, पानी के लिए भी युद्ध हो सकता है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे डेवलपमेंट को हार्श करेगा ही। और कहीं पे भी, अब ये बताया ना, कहीं पे भी पॉवर्टी है, कहीं पे भी अगर किसी चीज का कमी है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके कंट्री पे ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं कोई। ठीक है, वो पूरे पे पड़ने वाला है। इसीलिए हमको एक ग्लोबल हेल्प चाहिए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरत है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, फूड प्रोडक्शन नीड्स टू डबल ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर, हमको अगले 40 साल में अपने फूड प्रोडक्शन को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जितना हो रहा है उससे डबल करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन 23% जो है टोटल वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल लैंड डिग्रेडेड हो गया है, यानी खत्म हो चुका है वो लैंड, बेसिकली खत्म हो रहा है या फिर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट 40 ईयर। ठीक है, वो 23% लैंड खत्म हो जाएगा, वो मतलब कि किसी उपजाऊ जमीन के लिए, मतलब उपजाऊ वो जमीन नहीं रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या कर रहा है, एक्सट्रीम चेंज हो रहा है टेम्परेचर, यानी कि तेजी से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण वेदर में काफी चेंज आ रहा है, और जब आपका वेदर पैटर्न बदलेगा तो आपका एग्रीकल्चर का पैटर्न बदलेगा, और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो क्या कर जाएंगी, चेंज कर जाएंगी। सी लेवल राइज करेगा, और जब सी लेवल राइज करेगा तो आइलैंड, बेसिकली जो है आइस जो है वो पिघलेगा, और जब आइस पिघलेगा तो जो भी आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है, यानी कि जो भी एक टापू आप बोल सकते हैं जो है, उस पर क्या है, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि सी लेवल इंक्रीज करेगा तो उनके एरिया में, ठीक है, जो भी कोस्टल रीजन है उस पर क्या होगा, वाटर ऊपर की ओर जाएगा, और उस रीजन को आपको समय के साथ क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेस हमारे रहने के लिए और भी क्या होगा, कम होता जाएगा, अगर हम अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ना देखें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, अपना ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, यानी कि वैसा हम एक डेवलपमेंट करें, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें, सस्टेन करें। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर है जिसके लिए हमको, जिसके कारण से हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है, नीड है। अब देखिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी कि अगर कोई इन्वायरमेंट कैसे सस्टेन कर पाएगा लॉन्ग टर्म में, उसके लिए हमको 3 फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि हमको अपने इन्वायरमेंट पर ध्यान देना होगा, यानी कि नेचुरल रिसोर्स का सही तरीके से यूज, इन्वायरमेंट को सही तरीके से मैनेज, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, पॉल्यूशन से हमको बचाना पड़ेगा। ठीक है, सोशल सोशल की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारना पड़ेगा, एजुकेशन, कम्युनिटी की जो जो भी आपको जो भी कमियां हैं उसको पूरा करना होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना होगा, मेल फीमेल सब, जेंडर रेशियो का आप बोल सकते हैं, जेंडर गैप को भी कम करना पड़ेगा। इकोनॉमी पे देखें तो प्रॉफिट, लोगों के प्रॉफिट के लिए ऐसा डेवलपमेंट करें कि ताकि वो प्रॉफिट भी जनरेट कर पाए, कॉस्ट सेविंग हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए, और हमको फ्यूचर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करें, ताकि हम उससे और बेहतर तरीके से अपने जो भी सोसाइटी है उसको लॉन्ग टर्म में क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक। और ये तीनों स्पेयर आप देख रहे होंगे एक टर्म पे आके क्या कर रहा है, मिल रहा है, यानी कि उन तीनों को अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होगा। और देखिए, हर कंट्री को गोल दिया गया है, बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने गोल दिया है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या काम करना है। ठीक है ना, आने वाले 20 साल 30 साल आप बोल सकते हैं, उसमें आपको क्या काम करना है, और एक कंट्री ने पूरे कंट्री को मिल के, और जो बड़े कंट्री है वो छोटे कंट्री को उसमें क्या करेंगे, हेल्प भी करेंगे, यानी जो डेवलप्ड हो चुके हैं और जो डेवलप कर रहे हैं उसको वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। सबसे पहला है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको पॉवर्टी को खत्म करना है। ठीक है, जीरो हंगर लेके आना है, यानी कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि भूखा सोए। ठीक है, गुड हेल्थ,
और वेलबींग, आपको अच्छा स्वास्थ्य लेके आना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है पूरे वर्ल्ड में, जेंडर इक्वालिटी लाना है, ठीक है, जेंडर गैप को कम करना है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमको क्लीन वाटर के लिए साफ सुथरा पानी मिले, सैनिटेशन अच्छा हो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को एफोर्डेबल बनाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में सस्टेन कराने के लिए, और एनर्जी जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, जैसे अभी हम पेट्रोल यूज करते हैं उसका बहुत सारा बैड इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है, तो वैसा हम एनर्जी का इस्तेमाल करें जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या सस्टेनेबल हो। कोयला इस्तेमाल करते हैं, CO2 का इमिशन होता है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या होता है, हार्म होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो एफोर्डेबल हो और क्लीन हो, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्क होना चाहिए, ठीक है, आने वाले समय के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं ना उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि लोगों को काम करने के लिए जगह हो, ठीक है, और उससे ग्रोथ हो सके इकोनॉमी का, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस पे ध्यान दें, लेकिन ये वैसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, जो हमारे किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को हार ना पहुंचाए, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज को हमको कम करना होगा, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी बनाना होगा, ठीक है, सस्टेनेबल जो सिटी सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए, जो कम्युनिटी सस्टेन कर पाए वैसा बनाना होगा, जिसमें इन्वायरमेंट पे भी देखना पड़ेगा हमको, सोशल भी देखना पड़ेगा और उसका इकोनॉमिक फैक्टर भी देखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, यानी जितना जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल वे में होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए पूरा और फिर उसका कंजप्शन ही ना हो पाए, कोई मतलब नहीं बनता है। तो जिससे प्रोडक्शन भी हो सके सही तरीके से और उसका कंजप्शन भी हो सके, ये हम लोग खपत, कंजप्शन का मतलब खपत और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, तो ये चीज़ों को भी हमको देखना होगा। क्लाइमेट पे हमको काम करना पड़ेगा, जिस तेजी से वो चेंज कर रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जो भी है एक्वेटिक लाइफ है उसको भी हमको देखना पड़ेगा, लैंड पे जो लाइफ है उसको भी हमको देखना पड़ेगा। अभी बताया ना कि इन्वायरमेंट में हर आदमी का अपना क्या है, हर आदमी ये बोल सकते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का, हर लिविंग बींग का अपना रोल है, ठीक है, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक इंस्टीट्यूशन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, यानी कि वो जो है वो निष्पक्ष होकर क्या कर सके, काम कर सके हर कंट्री के लिए, यानी कि अगर कोई कंट्री मान लो ज्यादा पैसे वाला कोई कंट्री है तो उसके लिए ज्यादा करे, कम कंट्री पैसा वाला है तो उसके लिए कम कर, नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए हर किसी का इक्वल, और कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप करें उस गोल को क्या करने के लिए, इन सारे गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो 17 एजेंडा है, अगर हम इस पे काम कर लेते हैं तो हम अपने सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या करा सकते हैं, सस्टेन करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट है कि हमारे यहाँ भी नीति आयोग जो हमारा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली सोचता है कि इंडिया का डेवलपमेंट हम कैसे कराएं, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में, वो भी अपना SDG इंडेक्स निकालता है स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज बेसिकली क्या करता है, SDG इंडेक्स निकालता है, ठीक है, तो आप ये 2019 का या फिर 20 का है, एक्चुअल डाटा नहीं पता, पर 2019-20 आप समझ लीजिए। इसमें क्या है, रिपोर्ट में बताता है कौन स्टेट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी जो 17 पॉइंट है उस पर सही तरीके से काम कर रहा है और इन फ्यूचर वो काम अच्छा करेगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे टॉप स्टेट में आपका केरला आता है, हिमाचल आता है, आंध्रा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पंजाब। अब बेहतर बोल सकते हैं सबसे ऊपर कौन है, केरला, रैंक 1, और बॉटम पे जो स्टेट है वो है हमारा बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी एंड असम, ठीक है, ये सबसे नीचे हैं इकोनॉमिक सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और टॉप 5 जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली और ये अंडमान निकोबार दमन दीव, ठीक है, ये जो है टॉप 5 यूटीज हैं, ठीक है, चंडीगढ़ इसमें टॉप है यूनियन टेरिटरीज में, बॉटम में बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, असम, और टॉप स्टेट में कौन सा है, केरला है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर क्लियर होगा। तो ये आपका यहाँ पे जो डेवलपमेंट चैप्टर है वो खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।